Please confirm once if sound and screen both are there. Yes, sir. Okay. Also, we can proceed for the lecture. वेक्टर को कंप्लीट करना था. अभी तक वेक्टर में कोई डाउट रहा हो, कोई कॉन्सेप्चुअल कोई पॉइंट, तो आप पूछ सकते हो. एंड देन आफ्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बात कर लेंगे. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है. हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. यू हैव रिटन समथिंग लाइक हाउ, ओके लेट मी चेक वंस. How in scalar triple product two cross product will be included as the answer will be a vector in it. So उसको मैं फिर से बताता हूँ आपको. So what you have learned so far, अगर मैं सबको summarize करूँ तो आपने एक वेक्टर के बारे में लर्न किया है. How to denote what is this vector, इसका magnitude, इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना होता है. फिर आपने दो वेक्टर्स के बारे में लर्न किया कि दो वेक्टर्स अगर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, कैसे मेजर करते हैं. Once you get two vectors, then you need to you have learned कि a plus b क्या होता है, दो वेक्टर्स को एडिशन, जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं. देन आपने ये भी लर्न किया कि अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसको हम लोग एडिशन जैसे रूल से ही हैंडल करते हैं. माइनस लगाने से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बस उसी का यूज कर लेते हैं. सो पॉइंट इज कि आपने a माइनस बी करना लर्न कर लिया था. देन आफ्टर आपने ये लर्न किया कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हाउ टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स. तो उसके लिए आपने बोला कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो लॉजिक है, एक तो ए डॉट वाला लॉजिक है और एक क्रॉस वाला लॉजिक है. सो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, डॉट एंड क्रॉस. प्रोजेक्शन ऑफ किसी वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. तो अल्फा बीटा गामा अगर थ्री एंगल्स बन रहे हो किसी एक वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस से रिस्पेक्टिवली, तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के बारे में बात करते हो. इसकी वैल्यू 1 रहती है. जस्ट लाइक अगर दो 90 डिग्री वाले केसेस होते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि दोनों का एंगल 90 डिग्री है. 2 डायमेंशन केस में, 3 डायमेंशन केस में हम लोग ये यूज करते हैं. यहाँ तक आपने स्टडी कर रखा है. क्रॉस प्रोडक्ट एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ए डॉट बी एंगल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. सो ये अपने पास टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, बस इन्हीं को यूज करना, अपने को कंफर्टेबली लर्न करना था. अब हमको ये समझना है कि अगर हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को यूज करते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं. तो एडिशन तो आपने देखा, मोर देन टू वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म पे ले जाइए, कितने वेक्टर्स को ऐड कर देंगे. अगर आपको ज्यादा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास डॉट और क्रॉस रहता है, तो कहीं डॉट लगाएंगे कहीं क्रॉस लगाएंगे. लेकिन ध्यान ये रखेंगे, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि क्रॉस अप्लाई करने से वो वेक्टर बनता है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है. डॉट अप्लाई करने से वो स्केलर बनता है. सो फाइनली अगर आंसर 3 को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आता है तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं. अगर 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर वेक्टर बनेगा तो उसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे. इसी तरह से हम फोर्थ प्रोडक्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट और आगे के प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं. ओके, आपने ये पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइंस को समराइज कर दीजिए, तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक बार और बोलता हूँ और एक क्वेश्चन भी करा लेता हूँ, फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट को. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, उसको जानने के लिए अपने को एक वेक्टर देखना होगा. कोई भी एक वेक्टर को अगर आप विजुलाइज करते हो, लेट्स से ये वेक्टर ए है. सो इस वेक्टर को आप x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में, z कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो. अच्छा, ये वेक्टर मैंने स्क्रीन के प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ है. जरूरी नहीं कि स्क्रीन के प्लेन पर हो सकता है स्क्रीन से बाहर आ रहा हो, ना परपेंडिकुलर नहीं आ रहा हो, किसी एंगल पर आ रहा हो, 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है. सो
आई एम जस्ट रिवाइजिंग द DCs क्योंकि ये 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को इशू बना है. सो ए वेक्टर को हम अगर जब लिखेंगे तो उसका एक x कंपोनेंट होगा, दिस इज x कंपोनेंट, देन y कंपोनेंट होगा, देन z कंपोनेंट होगा. हो सकता है कि इसमें से कोई एक 0 हो तो चलेगा. सो 2 डायमेंशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, 3 में भी यूज कर सकते हो. नाउ अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो वेक्टर है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, सो एंगल विद x एक्सिस, सो फिगर में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक्स एक्सिस कहाँ पे बनाना है, उसी के हिसाब से एंगल बनेगा. बट अगर लिखना हो तो उसको हम अल्फा एंगल बोलते हैं. और अगर इसी का कॉस लगाना हो तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर के बीच का कॉस एंगल, लाइक कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था a डॉट बी डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड. सो यहाँ पर दो वेक्टर कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, एक a वेक्टर, दूसरा x एक्सिस. सो अगर हमको cos अल्फा निकालना हो तो मैंने उस दिन शॉर्ट में बताया था, हम लोग क्या करेंगे, a वेक्टर को i डायरेक्शन के साथ डॉट करेंगे, a का मैग्नीट्यूड लगाएंगे, i का मैग्नीट्यूड लगाएंगे. सो दिस इज द डायरेक्शन एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस. नाउ आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता है कि इसके साथ अगर i डॉट लगाओगे तो फिर j के साथ i डॉट 0 हो जाएगा, k के साथ 0 हो जाएगा, केवल a1 बचता है. और डाउन साइड इसका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a. और i का मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है. सो बेसिकली ये अपने पास cos अल्फा निकलता है. सिमिलरली हम cos बीटा निकालते हैं, cos गामा निकालते हैं. बीटा y एक्सिस के साथ हो जाएगा, गामा z एक्सिस के साथ हो जाएगा. आप सिमिलर लॉजिक देकर के बोल सकते हो कि जो बीटा आएगा उसमें आप जेड एक्स वाई एक्सिस के साथ आएगा तो जे कैप लगेगा, तो ये बन जाएगा. तो कभी एंगल निकालना हो तो इन फॉर्मूला को यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं. गामा की वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे. तो इसी तरह से किसी वेक्टर्स का किसी भी एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है वो हम बता सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूलास. फिर जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर से ए स्क्वायर आएगा, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर आएगा, डाउन साइड से भी वही आएगा. सो कट करके 1 हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. एक एग्जांपल हम डीसी से रिलेटेड ले लेते हैं कि डीसी का एप्लीकेशन कैसा है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कोई आपसे पूछ सकता है कि आप मैथ्स पढ़ते हो तो हमको बताइए. और मैं आपसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ. सपोज कर लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपके पास ये स्क्वायर है और आप इसके डायगोनल को देखते हो, इसका डायगोनल है. व्हाट एंगल दिस इज इन दिस स्क्वायर. सो अगर इस थीटा के बारे में आपसे पूछा जाता है, फाइंड थीटा, आई एम होपफुल कि आप में से बहुत सारे लोग इसका करेक्ट आंसर दे देंगे, ऑलमोस्ट ऑल. सो अगर एक स्क्वायर आपके पास है, if there is a square and somebody asks what the angle made by the diagonal with its x with one of the side, so this angle can be identified because you have used it n number of times, so you can identify this thing. N number of ways you have to find it out. वन इज लाइक कि ये 90 डिग्री होता है तो ये एल लेंथ रहा होगा तो ये भी एल रहा होगा, या फिर इसको ए बोलेंगे तो ये भी ए हो जाएगा. और राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप बता सकते हो. या नो, सो दैट वाज इजी राइट. नाउ इसको अगर हम लोग वेक्टर से प्रूफ करना चाहेंगे ये 45 होगा तो कैसे करेंगे. इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं. एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, उसको यूज कर सकते हैं. लेट्स से कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर ए, ये आपको लर्न करना है, इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर देना है. लेट्स से दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी. So if this vector is a vector, this vector is b vector, so can I say कि ये जो diagonal है वो हमारा resultant को बता रहा होगा. ऐसा भी कर सकते हैं, तो resultant वाले रूल लगा सकते हैं. और भी हमारे पास तरीके हैं प्रूफ करने के. ऐसा भी तरीका यूज कर लेते हैं कि ये भी हेल्पफुल करेगा. लेट्स से ये अपना ओरिजिन है, आप चाहो तो इसको एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो,
आप चाहो तो इसको y एक्सिस एज्यूम कर लो, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा a हो जाएंगे अगर इसका साइड a दिया गया है, सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड भी a हो जाएगी, ये साइड भी a हो जाएगी। उसको अगर हम b नाम देंगे तो b और a आपस में बराबर बोलेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा अपना a कॉमा a। मैं वेक्टर को यूज करके 45 बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको हम 3 डायमेंशन में भी यूज कर लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि एक क्यूब होता है, जो क्यूब का जो मेन डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल, वो अपने किसी एक साइड से कितना एंगल बनाता है। So that's going to be the question next. So उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये वेक्टर कितना बन रहा है, ये, तो हमारे पास दो वेक्टर रेडी हो जाएंगे, एक तो ये वेक्टर रेडी हो जाएगा, दूसरा ये वेक्टर रेडी हो जाएगा। अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अपने को चाहिए। सो लेट्स कॉल कि ये जो इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। सो अपने को एक ओ ए वेक्टर की जरूरत है। कैन वी से ओ ए वेक्टर आएगा ए आई कैप, क्योंकि ए उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन। कैन वी से ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सो दैट्स गोइंग टू बी ए आई कैप प्लस ए जे कैप। व्हाई? बिकॉज ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसमें आई कैप जे कैप लगा सकते हैं। अब आपको इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। सो व्हाट्स द आइडिया? cos theta is equal to OA vector dot OB vector divided by magnitude of OA, magnitude of OB. अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा रहे, हम लोग वेक्टर्स को यूज करके एंगल को पता कर रहे हैं। आप इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। तो ये आएगा ए आई कैप, लेट मी राइट इट स्टेप वाइज, ए आई कैप प्लस ए जे कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, उसका मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैरी ऑन, अप साइड आपको मिलेगा ए स्क्वायर, डाउन साइड अपने को मिलेगा ए और अंडर रूट 2 टाइम्स ए और रूट 2 ए, यू कैन कॉल इट। ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 1/√2। सो cos थीटा कम्स आउट टू बी 1/√2। नाउ देन वी विल से कि अगर cos थीटा 1/√2 आया है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, जो आपने आंसर दे दिया। सो यहाँ से हम एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस और टू लाइंस कैलकुलेट करने को जानते हैं। तो जब कभी कभी एंगल निकालना हो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, आप वेक्टर को यूज कर सकते हो, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एलेबोरेट किया। ये बहुत ऑब्वियस था, आपको आंसर पता था, फिर भी मैंने उसको सॉल्व किया। नाउ जो पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, उसने ये बोला था अपने पास एक क्यूब है, उसका बॉडी डायगोनल देखो और उसकी एक साइड देखो, दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो जिस तरह से हमने ये निकाला है तो हम क्यूब का भी निकाल देंगे। सो दैट्स द क्वेश्चन। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। लेट्स से ये क्यूब है, इससे 3 डायमेंशन है, तो यहाँ पर tan थीटा और वो सब लगाओगे तो आपको थोड़ा सा इशू गिरेगा। लेकिन हमने जो लॉजिक लर्न किया है वेक्टर वाला, उससे जरूर बता सकते हैं। तो पूछेगा कि लेट्स से ये पॉइंट हमारा एक ओ पॉइंट है, या ए पॉइंट है, इसको जब इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कराओगे सम सॉर्ट ऑफ दिस, तो एक बॉडी डायगोनल बन रहा होगा। ये जो डायगोनल है ये इस साइड से या किसी एक साइड या एज से कितना एंगल बना रहा है, इस वाली साइड से। लेट्स से इस एंगल को हमको निकालना है, ये एंगल। लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी अल्फा। सो इट सेज फाइंड अल्फा इन अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। सो क्यूब के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, आपको पता होगा। क्यूब हैज 6 फेसेस, तो इस तरह के उसके 6 फेसेस होते हैं। इसके पास 8 वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, 8 होंगे, आप काउंट कर लीजिए। और इस तरह से ये जो साइड्स है या एजेस, इनको आप बोलो, these are 12 in totality। और इसके कुछ बॉडी डायगोनल्स बनते हैं, तो बॉडी डायगोनल अगर आप काउंट करोगे तो दे आर गोइंग टू बी 4। एक दिखाया गया, 4 और 3 और एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक ये होगा, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा।
कुछ फेस डायगोनल होते हैं, तो हर फेस पर 2 डायगोनल बनेंगे तो 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे। याद रख सकते हो। नाउ इस अल्फा को निकालना था, आपके पास वो ऑप्शन दे देगा और अपने को राइट आंसर पकड़ने का। एक आंसर आया है 10 इनवर्स रूट 1/2। सो कैसे पता कर सकते हैं? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपने ट्राई करना था तो अब तक कर लिया होगा। अब चाहो तो इसको एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, और इसको अब चाहो तो वाई एक्सिस फिर आपको अंदर वाले को ले जाना होगा। ये अंदर वाला जो जा रहा है इसको वाई एक्सिस पकड़ लो, और ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स क्रॉस वाई मस्ट बी इक्वल टू जेड। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। इस ओ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ओरिजिन है तो 0,0,0 हो जाएगा। लेट्स से इसकी साइड ए है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो a,0,0 आएगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर हो। अभी आपने a डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स के अलोंग। फिर अगर आप इधर जाते हो तो इधर भी आपको a जाना पड़ेगा y डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा a(x), a(y), z में अभी भी आप ट्रैवल नहीं किए हो। फिर अगर आप ऊपर जाते हो, यहाँ पर जो पॉइंट हमारा p है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इस पर z पर भी a चलना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,a,a। कैसे एक रिजल्ट आएगा उसको बाद में आप ऐसे रिजल्ट याद रख सकते हो, कोई पूछेगा तो आप तुरंत उसका आंसर कर दोगे। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक इसका नाम ए दे देते हैं, तो एक ओ ए वेक्टर हो गया। नाम कुछ भी तो चलता है, हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर जानी चाहिए। सो दैट्स गोइंग टू बी ए आई कैप। ओपी वेक्टर के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलोगे ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स a,a,a है। Repeated which portion you wanted to repeat? देखो मैं पूरा स्टोरी बताता कि आप इसमें किसी भी एक कॉर्नर को अपना ओरिजिन पकड़ लो, किसी भी एक कॉर्नर को ओरिजिन पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ा हुआ है, सिंस ये क्यूब है तो इसकी साइड लेंथ ए रही होगी, और एक एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस पकड़ लिया, दूसरी एक्सिस को वाई एक्सिस पकड़ लिया, तीसरी एक्सिस को जेड एक्सिस पकड़ लिया। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद में हमने हमने 2 पॉइंट्स चूज किए जो हमारे इंटरेस्ट के। 2 पॉइंट्स कौन कौन से? एक ये वर्टेक्स चूज किया जिससे कि हम ये वेक्टर बना सकें, क्योंकि हमको जो एंगल चाहिए 2 लाइंस के बीच में चाहिए था। एक तो ये एज साइड थी, एक वेक्टर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे। दूसरा ये जो बॉडी डायगोनल है, मेन डायगोनल है, इसको बनाएंगे। सो हमको इन दोनों पॉइंट के वर्टेक्स यानी इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स केवल रहता है, वाई और जेड जीरो रहते हैं। जैसे कि अगर आप कोऑर्डिनेट को देखो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर केवल 2 डायमेंशन में देखते हो, ये पॉइंट अगर 3,4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आप एक्स में 3 चलते हो और वाई में 4 चलते हो। तो हम ये चेक करते हैं कि एक्स में कितना ट्रैवल किया है, वाई में कितना ट्रैवल किया है, फिर इसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमारे। सो यहाँ पर हम एक्स में ट्रैवल कर रहे हैं ए, वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ए, जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ए, तो फाइनली यहाँ पर पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे a,a,a बन जाते हैं। ये चीज अभी आगे फ्यूचर में आती भी रहेगी। अब आपके पास 2 वेक्टर रेडी है ना। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि वो साइन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है ना आपका, वो प्लेन केस में जमता है। 3D केस में आप यहाँ पर tan अल्फा नहीं लगा सकते हो। tan अल्फा लगाने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए? tan अल्फा यहाँ पे बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहे। तो वेक्टर हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो जहां पर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं काम करती है वहां पे ये काम करता है। नाउ अब हम बोलेंगे cos अल्फा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो हम बोलेंगे ओ ए वेक्टर डॉट ओ पी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर। वंस यू डू सो यू विल फाइंड कि इन दोनों का डॉट चाहिए अपने को। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर बनने वाला है। ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। So this will become basically a square divided by a root 3 times a.
अगेन a cancels out, so this is going to be 1 by root 3. अब इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि जो अल्फा की वैल्यू आती है दैट इज cos इनवर्स 1 by root 3 आती है. सो अगर आप किसी से आपसे कोई पूछ लेता है चलते हुए कि क्यूब में जो बॉडी डायगोनल मेन डायगोनल होता है वो किसी एक साइड से या किसी एक एज से कितना एंगल बनाता है, तो हम 45 नहीं बोलेंगे, हम कोई और एंगल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो cos इनवर्स 1 by root 3 होता है. cos इनवर्स 1 by root 3 होता है. ओके ये तो हो गया क्यूब का. अगर कभी वो क्यूबॉइड भी देता है तब भी हम बता सकते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड में अंतर क्या पड़ेगा, अगर ये a होगा तो ये b होगा तो ये c होगा. वो a b c के बारे में बताएगा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, b, c, और एक को आप निकाल लीजिए जिसके बारे में पूछता है, उन दोनों का डॉट कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा. नाउ क्यूबॉइड केस में क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि a b c में क्या रिलेशन है. जबकि क्यूब में क्या होता है, वो ए होता है, इसलिए कैंसिल आउट करके एक फाइनल आंसर बन जाता है, इसलिए रिजल्ट बन जाता है. इसलिए एग्जाम में काफी इजीली पूछा जा सकता है. नो यहाँ पर आपको रिजल्ट बताने से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट इस बात पे था कि हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे यूज करते हैं. ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन ही था अल्फा. क्यों? क्योंकि ये इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल था, और अगर इसका y से निकालोगे तो कितना आएगा 1 by root cos इनवर्स 1 by root 3, क्योंकि बराबर चल रहा है. z एक्सिस से निकालोगे तो कितना आएगा cos इनवर्स 1 by root 3. फिर तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 1 हो जाना चाहिए. तो जब स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर अल्फा करोगे तो 1 by 3 आ जाएगा. 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, that is going to be equal to 1. नाउ इतना सब करने के बाद करने का ना करके आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे. कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो बॉडी डायगोनल है वो सिमेट्रिकल है, वो तीनों से बराबर एंगल बनाएगा. इट विल मेक सेम एंगल विद ऑल द थ्री. इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएंगे. दूसरा तरीका, अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा शुड बी इक्वल टू गामा. और हमको पता है, क्या पता है, cos स्क्वायर अल्फा. ये अल्फा बीटा गामा कब होगा? क्यूब के केस में. सो अपने को पता होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. नाउ डन. सबको अल्फा लिख दो तो ये बनेगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 by 3. सो हाउ मच cos अल्फा इज 1 by root 3. प्लस माइनस में आएगा, फिर आप बोलोगे कि ये 90 से छोटे छोटे एंगल है तो प्लस वाला ले लेते हैं. सो वी गॉट अनदर वे एज वेल, राइट. सिमेट्री है, सब एंगल बराबर है. जब सब एंगल बराबर होते हैं तो अल्फा बीटा गामा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो. नाउ यू गॉट टू मेथड. जो फर्स्ट वाला मेथड है ना, ये हमेशा ट्रू है. सेकेंड वाला सिमेट्री के बेसिस पे ट्रू है. क्यूबॉइड हो जाएगा तो सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर आपको फर्स्ट मेथड को लगाने का. ओके सो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन अ वेक्टर विद एनी डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन के बारे में पूछेगा उन दो को वेक्टर बनाओ, डॉट लगाओ, cos अल्फा यूज करो और अपना आंसर बता दो. चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं. काफी टाइम दे दिया मैंने इसको. आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना. अगर कोई कंसर्न जा रहा हो तो आपको याद रह जाएगा. नेक्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ना जब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं अपने को सजेस्ट किया थर्व we can connect O to AAO to form a right angle triangle. Yes, बिल्कुल बना सकते हो आप इसको, इससे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रहना होगा कि आपको अगर इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, मैं इस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था. अच्छा वो आपने पूछ लिया. देखो हो सकता है आपके ख्याल में ये आए. पहले बात तो आपको दिमाग में रखना, ये 3 डायमेंशनल स्टोरी है, ठीक है. हालांकि पेज में बनाया गया है लेकिन इसमें कुछ साइड अंदर और बाहर भी आ रही है. जैसे y कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है. तो जब आपको अगर ऐसा ख्याल आता है कि हम इसको इससे ज्वाइन करा लेते हैं, ये राइट एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा. आई एम एग्रीइंग. क्योंकि एक्स वाई हॉरिजॉन्टल है, जेड वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है, 90 डिग्री बनेगा. इसमें जो आप एंगल मेजर करोगे tan अल्फा लगा करके, वो ये एंगल आएगा थीटा. आप आओगे ये थीटा और ये अल्फा दोनों अलग अलग कहानियां हैं, इंटायरली डिफरेंट स्टोरीज. तो आप ये थीटा निकाल सकते हो tan लगा करके, ये साइड आपको पता चल जाएगी, ये भी पता चल जाएगी. तो ये आपको मिलेगा a, ये मिलेगा आपको a√2. तो अगर आप tan थीटा लगाओगे तो a अपॉन a√2 आएगा. सो 1 अपॉन √2 आएगा.
अब में से किसी ने एक आंसर ये भी दिया था 1/√2, लेकिन वो कौन सा एंगल था? वो अल्फा नहीं था, वो हमारा इस एक्सिस के साथ एंगल नहीं था। सो दैट वाज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कि जो हमसे पूछा गया है उस एंगल के बारे में हमने बात ही नहीं की, हमने तो किसी और एंगल के बारे में बात कर ली। ओके, सो इसलिए वो करेक्ट नहीं है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल वंस अगेन? ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल यूज किया गया है। देखो, हमने अगर जब इसको x मान लिया, ठीक है, और लेट से हमने ये y z मान लिया, z, तो y कहाँ पर होगा? तो हम जानते हैं कि x क्रॉस y करने से z आता है, यानी i क्रॉस j करने से k आता है। तो आपको क्या करना होता है? पहले जिन दो वेक्टर का क्रॉस करना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करनी होती है। फिर राइट हैंड को ऐसे यूज करते हैं, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेट करते हैं, पाम को स्ट्रेच करके रखते हैं, थंब को फ्री रखते हैं। फिर जो पहला वेक्टर होता है, फर्स्ट वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन में उसको फिंगर्स को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर आई कैप ये डायरेक्शन है, और अपने को जे कैप लेट से ये था, हमको के चाहिए किधर आएगा, के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इनमें से चूज करना है। तो हम लोग फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखते हैं। फिर इस तरह से रखते हैं कि उनको फोल्ड दूसरे डायरेक्शन में किया जा सके, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। सो आई कैप से जे कैप की तरफ जैसे आप थंब फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को फोल्ड करोगे, आप ये एक्सरसाइज करो अभी। ट्राई टू प्लेस योर राइट हैंड fingers in the direction of I. Try to fold them in the direction of J, जो कि horizontal में है। तो आप देखोगे आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो इसका मतलब है कि Z हमारा ऊपर आ जाएगा। तो राइट हैंड रूल आपको दो डायरेक्शन में एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हमको ये पता करना था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो I क्रॉस J करने से K अपने को पता चला। ओके, अगर आपको और भी कंसर्न रहता है तो आप अलग से ऐसे डाउट पूछ लीजिए, आप कॉल भी कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता, क्योंकि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है। और अगर जिनको नहीं आया सो दे मस्ट अंडरस्टैंड। वीडियो एक बार फिर से वॉच कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। Aryan, you are adding, so angle with y axis should be 90 minus cos 7. No, that's also one of the important doubt, और वो आपको रिजेक्ट करना है। अगर इसने ये जो डायरेक्शन है, अब देखो ना, ये जो डायरेक्शन है, इसने अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया और कोई आपसे पूछता है जेड के साथ कितना बनाएगा, तो इसको हम 90 माइनस अल्फा नहीं कहेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये सब एक प्लेन में नहीं है। जो 90 माइनस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट होता है वो एक प्लेन के लिए होता है, जबकि ये 3 डायमेंशन है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर है, 90 माइनस के साथ नहीं है। जब कभी 3 डायमेंशन में आएगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर हमको एक्स एक्सिस के साथ अल्फा मिल गया तो वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फा होगा। नो, दैट अकर्स ओनली इन 2 डायमेंशन, नॉट इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अल्फा बीटा गामा आपस में डिपेंड करते हैं, लेकिन 90 माइनस से नहीं। किससे? इस फॉर्मूले से डिपेंड करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर आपको x एक्सिस से एंगल मिल गया है, y एक्सिस से एंगल मिल गया है, तो z एक्सिस से कैसे निकालेंगे? तो इसको यूज करके निकालेंगे। तो अगर आपको अल्फा मिला है, बीटा मिला है, तो हम गामा के लिए 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कोई 90 का, कोई 180 का रूल नहीं चलता है। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल गलती है। क्योंकि आप 2 डायमेंशन में काम करते रहते हो तो आपको लगता है कि अगर थीटा पता चल गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। नो, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, अल्फा बीटा गामा, दे आर नॉट रिलेटेड विद एनी 90, दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, गुड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड रूल पर वीडियो अपलोड करो। ओके, ठीक है, मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। रिप्रेजेंट करना डिपेंड करेगा, तो कोशिश करता कि एक अच्छा वीडियो बनाऊं। बनता है तो मैं आपको भेजता। ओके, या फिर कोई और दूसरे तरीके से आपको समझाता वीडियो से। डिफरेंशिएशन में क्या आने वाला है, हम लोग अभी बस डिफरेंशिएशन पहुंचने वाले हैं।
वेल आज तो नहीं हो पाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी एसटीपी बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से भी कर लेंगे। आपने पूछा है कैन द क्वेश्चन बी रीफ्रेज्ड एज फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स वाई प्लेन एंड वेक्टर ओपी। दैट्स आल्सो गुड पॉइंट कि कई बार वो प्लेन से एंगल पूछता है। अब में से किसी ने एज ए डाउट भी पूछा था, तो जब कभी प्लेन से एंगल पूछे, ऐसा पूछ सकता है कि ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, वो इस एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बनाएगा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। आपके डाउट्स अच्छे आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं। अगर आपसे प्लेन से एंगल पूछता है ना, तो हम क्या करते, तो फिर हम इसको पता कर लेते। क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। देखो एक्स वाई प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर लाई करेंगे, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, लेकिन ये वेक्टर अपने काम का है जो अभी ड्रॉ किया था डार्क से, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो एंगल थीटा बनेगा, थीटा भी एक एंगल है, लेकिन ये किसी एक्स एक्सिस से नहीं है, ना किसी वाई एक्सिस से, ना किसी जेड एक्सिस से। ये किससे है? ये एक्स वाई प्लेन से है। सो थीटा इज एंगल विद एक्स वाई प्लेन, एंगल ऑफ ओपी वेक्टर विद एक्स वाई प्लेन। सो कई बार आपसे क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन से पूछेगा। जब कभी प्लेन से पूछे ना, तो आपको क्या करना है, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो वेक्टर बनेगा ना, वो ए आई कैप ए जे कैप बनेगा। तो पूरे वेक्टर में जो ये वाला पोर्शन होगा, इसको अपना एक वेक्टर मानने का। सो अगर आपसे पूछता है कि ओपी वेक्टर एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बनाता है, तो दूसरा वेक्टर आपको ये मानना है। अगर आपसे पूछता है वाईजेड से कितना एंगल बनाता है, तो अगेन दूसरा वेक्टर आपको ये एज्यूम करना है, फिर इसका इसी के साथ एंगल पता कर लेना है। सो किसी भी प्लेन से एंगल बनाना हो, तो उस वेक्टर के उन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के अपना एक वेक्टर बनाओ, और वो उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके अपना एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये जो थीटा आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी विद द एक्स वाई प्लेन। अल्फा जो होगा विद द एक्स एक्सिस। गुड। सो कई बार वो आपसे प्लेन से भी पूछेगा, और कभी कभी आपसे लाइन से भी पूछेगा। सो इस पे आपने कई सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, उनके एक्सप्लेनेशंस भी है। नाउ वी कैन प्रोसीड टू दिस। आगे आपने कुछ और भी लिखा था, आरंट दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में है। और जो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो केवल 2 डायमेंशन के लिए वैलिड होता है, क्योंकि ट्राइंगल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। सो ट्राइंगल के रूल को हम जैसे यहाँ पर हम ट्राइंगल लगा सकते हैं, ये ओपी, ये एक ट्राइंगल देखो, ये एक ही प्लेन पर है। वो स्क्रीन का प्लेन नहीं है, इट्स ओके, बट जो भी है एक ही प्लेन पर है। ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप मैथ्स में भी पढ़ोगे। तो इस पे क्या करना होता है, अपने पास 2 वेक्टर्स की बजाय 3 वेक्टर्स होते हैं, ए बी एंड सी। एक जगह आपको डॉट लगाना होगा, एक जगह क्रॉस लगाना होगा। कहाँ डॉट लगाते हो, कहाँ क्रॉस लगाते हो, थोड़ा सा मैटर करता है। सो लेट्स हमने बी और सी के बीच में क्रॉस लगाया, तो उनको आपस में एक साथ रखोगे और डॉट को अलग कर दोगे। तो मतलब पहले आपको क्रॉस करना है, बाद में आपको डॉट करना है जब भी डॉट होगा। सो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। तो ये आपका एक वेक्टर होगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, ये भी एक वेक्टर है। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। इसलिए क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि 3 वेक्टर्स को यूज कर रहा है। तो आपसे कोई पूछ सकता है क्या 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर पता कर सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्या 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल वेक्टर बना सकते हैं। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम लोग डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बनाओ, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ए हमारा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, बी B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप है, सी C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप है। तो अपने को क्या लिखना है, पहले आपको इस वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, A1 A2 A3। फिर आपको सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, B1 कंपोनेंट्स कह लो या फिर कोएफिशिएंट्स कह लो, B1 B2 B3। फिर आपको थर्ड के लिखने हैं। हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको आप एक्सपेंड कर लोगे। एक्सपेंशन आपको आता है, कैसे एक्सपेंड करेगा,
आप इसके इस लाइन के एक्सिस रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो पहले A1 आएगा, A1 के साथ ये रो और ये कॉलम दोनों चला जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आप जानते हो ये बनेगा B2C3 माइनस B3C2। फिर आप दूसरे वाले के करोगे तो माइनस लगाना होता है, A2 आएगा और ये कॉलम ये रो चला जाएगा तो अपने पास आएगा B1C3 माइनस B3C1 एंड फाइनली A3 आएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसका कॉलम रो चला जाएगा, सो दिस विल बिकम B1C2 माइनस B2C1। सो अगर कभी आपको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो, राइट, तो आपको क्या करना है, वो A वेक्टर देगा, B वेक्टर देगा, C वेक्टर देगा, फॉर्म द डिटर्मिनेंट, सिंप्लीफाई दिस इज नंबर, यहाँ पर कहीं I कैप J कैप नहीं आ रहा है, सो ये एक नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। और आपके पास दूसरा भी तरीका है, दूसरा का तरीका क्या है, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर इसके बाद डॉट कर लो, आप तब भी देखोगे यही आंसर आ जाएगा, कॉपी कर सकते हो। फिर इसका यूज क्या है वो भी बताता मैं। आपने बोला है कि इन अ क्रॉस प्रोडक्ट इफ बोथ वेक्टर्स हैव जीरो कोएफिशिएंट ऑफ k cap then can be cross using 2x2 मैट्रिक्स। ना यू ऑलवेज मेक 3x3, जो भी जीरो होगा लेट इट बी, वो आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद जीरो आ जाएगा। So keep them at this determinant as 3x3 and whatever it is 0, let it be 0. उस पर गड़बड़ हो सकता है, कौन सा 2x2 करना है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखो अगर ये दोनों 0 हो गए इसका मतलब ये थोड़ी ना, इसका ये मतलब नहीं कि A3 हमारा 0 हो जाएगा, A3 सर्वाइव करेगा क्योंकि A3 इन दोनों पे तो डिपेंड ही नहीं करता। सो डिटर्मिनेंट आपको 3x3 का ही रखना है, नो मैटर कौन सा 0। अगर आपको केवल I कैप भी दिया हो, बाकी दो 0 हो, तब भी आपको 3x3 रखना है अगर डिटर्मिनेंट वे पे जाना है तो। ना यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हो, दैट मीन्स ABC लिखो या BCA लिखो या CAB लिखो, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो B डॉट C क्रॉस A के बराबर भी आएगी, इसी की वैल्यू C डॉट A क्रॉस B के बराबर आएगी। सो पॉइंट इज कि अगर इनको हम ऑर्डर पे चेंज करते हैं ना तो इसकी वैल्यू बराबर रहती है। So A dot B cross C is same as B dot C cross A is same as C cross A dot C dot A cross B। फिर आपको ये पता करना है कि क्या इसको आपस में स्वैप कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपसे बोलते हैं कि अगर हम B जो आपने पूछा है B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट करने से ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्या नहीं कर सकते वो समझते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो साइक्लिक ऑर्डर पे चेंज करना है, दैट मीन्स ABC फिर BCA फिर CAB, तो जैसे ABC पहले था, फिर BCA था, फिर CAB था। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि अपने लिखा जैसे इसी का ऑर्डर चेंज करते हैं, A डॉट C क्रॉस B लिख दिया, तो आप देखो ना क्या हुआ ना कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज किया हुआ है, और जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। So in case you are like ABC, BCA, CAB in the cyclic order, तो सब बराबर रहेंगे, लेकिन अगर वो साइक्लिक ऑर्डर आपका बदल गया तो फिर नेगेटिव साइन आने वाला है। तो इसी तरह से अगर आपको इसका ऑर्डर बदलना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस B डॉट A क्रॉस C। डॉट के ऑर्डर एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस के ऑर्डर एक्सचेंज करने से फर्क पड़ता है। और सिमिलरली इसका अगर आप ऑर्डर डिस्ट्रॉय करना चाहो तो माइनस लगाना पड़ेगा, B क्रॉस आ जाएगा। देखो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, दे आर इक्वल इन साइक्लिक ऑर्डर। मैं फिर से बोलता हूँ, ABC, BCA, CAB go in the cyclic order, they will remain the same. When the cycle get disturbed, like ACB आया तो माइनस लगाने का, AC आया माइनस लगाने का, CBA आया माइनस लगाने का। आप इसको चेक कर सकते हो, जो डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो एक माइनस साइन आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट खुद ही बताता है अपने को। एनीवे ये तो हो गया कि ये एसटीपी क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि सिंपली इस तरह से लिख लेते हैं,
बी सी, ये ऑर्डर है। बीच में आपको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी डॉट लगाओ कहीं भी क्रॉस लगाओ चलता है। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। तो अगर आपको इसका लिखना हो लास्ट वाले को, तो लास्ट को कैसे दिखाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस, ऑर्डर क्या आएगा? सी बी ए। सो सी बी ए और सी ए बी इज अ डिफरेंट ऑर्डर। सो इस तरह से भी कई बार इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। अपने पास इसका बहुत कम यूज आएगा, मैथ्स में ज्यादा यूज आएगा, बट कभी अगर कोई पूछता है इसलिए अपने को बताना है, इसलिए हम लोग इसको आइडिया ले रहे हैं। नो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होता है जो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, सी के भी परपेंडिकुलर होता है, और उसका आपने डॉट करना है। तो अगर ए और ये नंबर आपस में परपेंडिकुलर आ जाते हैं, ए और ये डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर आ जाती है, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर का डॉट तो जीरो होता है, और ये ए के परपेंडिकुलर तब जाएगा जब बी और सी ए के प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमको पता होता है बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बी के परपेंडिकुलर होता है, सी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर ए बी और सी तीनों एक ही प्लेन पे पाए गए तो आप पाओगे कि ये आंसर जीरो हो जाएगा। सो यहां से एक रूल निकल के आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी lie in same plane, जब कभी सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उसको कोप्लेनर कहते हैं। If they lie in the same plane, then we can say इनका STP जीरो होगा। So, कभी आपसे बोलता है कि जैसे आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस की, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो बताइए x की वैल्यू क्या है अननोन की, पर पैरेलल हो तो बताइए अननोन क्वांटिटी क्या है, जो भी अननोन रहा होगा। इसी तरह से आपको थ्री वेक्टर देकर के पूछ सकता है, इफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल देन फाइंड द अननोन वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका एसटीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एसटीपी? बाय यूजिंग दिस डिटरमिनेंट। उसमें एक अननोन छुपा होगा और फिर उसको क्या कर देंगे, जीरो। जैसे ही जीरो प्लेस करेंगे अपने को अननोन पता चल जाएगा। सो कोप्लेनर निकालने के लिए या सेम प्लेन की कंडीशन निकालने के लिए इनका एसटीपी जीरो होना जरूरी है। क्यों जीरो होना जरूरी है, एक बार मैं इसको एलेबरेट कर देता हूँ। देखो सपोज कर लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तीनों को मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है, स्क्रीन पे। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। अगर ये तीनों स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये तीनों कोप्लेनर हैं। अब इनकी कंडीशन ढूंढनी है। जब आप ए क्रॉस बी करोगे या बी क्रॉस सी करोगे तो बी क्रॉस सी की अगर आप डायरेक्शन निकालो तो आप बोलोगे स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी। फिर बी की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, सी की तरफ कर्ल करो, थंब अपवर्ड जाएगा। इसको मतलब बी क्रॉस सी आउटवर्ड की डायरेक्शन में। अब इस बी क्रॉस सी का आपको डॉट करना है किसके साथ? ए के साथ। नाउ अब देखो ए के साथ बी क्रॉस सी कितना एंगल बना रहा होगा? 90। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, then you will realize कि B cross C is perpendicular to A. Hence, this dot product is zero. That means whenever the three vectors lie in the same plane, their STP is zero. Making sense? थोड़ा सा टफ जा रहा होगा, बट ध्यान देंगे तो आपको समझेगा भी। क्योंकि ए क्रॉस बी हो या कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन पर था, इसका मतलब है जो तीसरा वेक्टर और पहले का दो जो क्रॉस चल रहा है वो आपस में 90 डिग्री पर हो गए। 90 डिग्री पे डॉट जीरो होता है, इसलिए ओवरऑल जीरो हो जाता है। तो यहाँ से आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैथ्स में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिजिक्स में अगर आता है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। अगर कभी आपसे ऐसा पूछता है कि इसकी वैल्यू बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखें आप में से कोई आंसर दे पाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? सो इफ समबडी सेज कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा भी ए वेक्टर है,
So, इसकी अभी मैं आपको कुछ रूल्स लिखा देता हूँ, बाद के आपको एग्जांपल दे दूंगा. ए बी सी की जगह ए कर दिया. Somebody's mic is open, so you can mute it. Okay, I'm doing that. चलेगा. So इसकी जो वैल्यू आएगी ना, आप पाओगे इसकी वैल्यू 0 आएगी. So इसका मतलब जब कभी दो वेक्टर्स सेम जैसे मिल जाएं तो उसका आंसर अपने को 0 करना है. यस, अरे आंसर इज एज वेल. मैंने नहीं आंसर दिया. क्यों 0 आएगी? क्योंकि आप जानते हो इनके ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो सिंस ए बी ए इनको साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. कैसा? ए और या बी को इधर ले आओ. बी ए बन जाएगा. फिर आप इसको ओपन कर लो तो ये बनेगा बी डॉट ए क्रॉस ए. हम जानते हैं दो से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा. या फिर अपने लॉजिक से देख लो, क्योंकि अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर जाएगा और उसी का ए से डॉट करना है तो 0 हो जाएगा. तो जब कभी दो वेक्टर्स सेम हो जाते हैं तो एसटीपी 0 हो जाता है. जब कभी तीन वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं तो एसटीपी 0 हो जाता है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है. और इसको निकालते कैसे? वो अपने पास डिटर्मिनेंट है, यहाँ से निकाल देते हैं. इसके और भी एप्लीकेशन है, मैं क्विकली बता देता हूँ. लीस्ट लाइकली है बट कभी भी पूछा जा सकता है. सो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा. जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखा था, क्रॉस का एप्लीकेशन देखा था, तो एसटीपी हमको वॉल्यूम देता है. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा. वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन अगर आप एक टेट्राहेड्रॉन देखते हो सो उसका जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं. पहले बनता कैसे वो दिखाते हैं. हमारे पास थ्री वेक्टर्स होने चाहिए. एक वेक्टर लेट से ये, दूसरा वेक्टर लेट से ये, थर्ड वेक्टर लेट से ये. इन केस अगर आप इनको ज्वाइन कर लो इस तरह से, स्ट्रेट लाइन ही ज्वाइन कर लेते हैं. इसको इसके कॉर्नर को इससे ज्वाइन करा दो, इसके कॉर्नर को इससे ज्वाइन करा दो, इसके कॉर्नर को इससे ज्वाइन करा दो. So in case you got three vectors, you can always create this structure. इसको हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं. लेट्स से ये वेक्टर हमारा A है, ये वेक्टर B है और वो C है. और ये जो फिगर बनाया गया है वो थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशनल है. तो इसका वॉल्यूम आएगा. सो इसका जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एसटीपी से. A B C, दैट मीन्स एसटीपी निकालो. सिंस ये वॉल्यूम है तो मॉड लगा लो, क्योंकि एसटीपी की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है. सो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है. और 1/6 लगा लो. सो 1/6 ऑफ एसटीपी इज द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. सो जब कभी आपसे बोलता है कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम बताइए तो हम इस तरह से बता सकते हैं. उसके लिए एसटीपी निकालना अपने को जानने का 10 और कॉपी कर सकते हो. कैसे आया है? अगर आप उस पर इंटरेस्टेड होंगे तो थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि वो वॉल्यूम निकालना है. कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, लेटर ऑन आप उसको जरूर लर्न करने वाले हो. मैथ्स में आपको बताया जाएगा. फिर वॉल्यूम पूछा जा सकता है आपसे. वॉल्यूम ऑफ अनदर ज्योमेट्री जो कि इन तीन वेक्टर से बनाई जा सकती है. वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपिपेड. और पैरेललेपिपेड. सो ये जो पैरेललेपिपेड होता है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं थ्री वेक्टर्स को यूज करके, और उसका वॉल्यूम भी हम इसी एसटीपी से बता देते हैं. कैसे ये ज्योमेट्री दिखता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. बाकी ये थ्री डायमेंशनल है, आप समझेंगे. अगेन अपने पास थ्री वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर ये ए है, लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ दिस. एक वेक्टर बी है, अनदर वेक्टर है सी. अब आप क्या करने का, इसी वेक्टर को आगे बढ़ा देने का. यहाँ पर एक
बी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना, यहाँ पर ए के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना, यहाँ पर सी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना, यहाँ पर भी सी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना, और फिर से आपको यहाँ पर सी के वेक्टर पैरेलल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर ये बी के पैरेलल जाएगा, दिस विल गो विद पैरेलल टू ए, दिस विल गो पैरेलल टू बी, दिस विल गो टू पैरेलल टू सी। सम सॉर्ट ऑफ ये ज्योमेट्री बनेगी। देखने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, बट यू कैन इमेजिन कि इस तरह की एक ज्योमेट्री बनने वाली है। इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देंगे तो कम हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि अगर अपने पास 3 वेक्टर्स है तो 3 वेक्टर्स को यूज करके एक ऐसी ज्योमेट्री क्रिएट की जा सकती है। इसको पैरेललेपिपेड बोलते हैं। इसका भी वॉल्यूम हम एसटीपी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर केवल 3 वेक्टर्स के यूज किए गए। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। फिर ये किसका ये बना बी, this became C, this is C, this again is C, this is B, this vector is B, this vector is A, this vector is A, और यहाँ पर भी एक A लगा हुआ है। आप जानते हो ना, वेक्टर को ट्रांसलेट करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ABC को यूज करके हम इस तरह की ज्योमेट्री बना सकते हैं। इसको हम पैरेललेपिपेड बोलेंगे। और इसका अगर आपसे कभी वॉल्यूम पूछता है ABC दे करके, तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एक A देगा, B देगा, C देगा, बोलेगा कि पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम बताइए। आपको ज्योमेट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसका वॉल्यूम बता सकते हो। मैं ABC केवल रखता हूँ, तो ये जो वॉल्यूम आएगा दैट्स गोइंग टू मॉड ऑफ ABC। तो ये जो STP है, STP आप कैलकुलेट करोगे और अपना आंसर बता दोगे। कैसे कैलकुलेट करना होता है अभी मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, वो आपसे क्लियर हो जाएगा। सो पॉइंट इज उसको उसका आइडिया बताया हुआ कि ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हो, कॉपी कर लीजिए। ये आपके मॉडल में हो सकता है ना भी दिया हो, तो यहाँ पे समझना जरूरी है। सर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हो? प्रीवियस वाली, ये वाला? सर नेक्स्ट वाली। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा था, मैं नेक्स्ट ही खोला था। यस, सीट। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सभी लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। तो इस पे अपने से क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो 2 तरह का, ABC दे करके पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम, तब भी आपको STP निकालना है। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम STP निकाल के 1/6 करना है, या फिर कोप्लेनर की कंडीशन, तो भी अपने को STP निकाल के 0 करना है। दैट्स ऑल। सबके लिए आपको STP निकालना है। तो एक बार कैसे सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे STP निकाला जाता है। तो मैं आपको एज एग्जांपल दे देता हूँ। फाइंड वॉल्यूम of tetrahedron formed using following vectors. So एक वेक्टर आपको दिया गया है this A I cap plus 2J cap plus K cap। दूसरा वेक्टर B दिया गया 2J cap minus 3K cap। एक C वेक्टर भी दिया गया I cap plus 2K cap। So ये आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और आपसे पूछता है कि इससे जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा, what the volume that tetrahedron is going to have, वो अपने को पता करना है। सो आप सॉल्व कर सकते हो, पैरेलली मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। पहला आइडिया होगा कि अपने को STP चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मींस ABC, आप ऑर्डर कोई भी रखो चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है बाद में। तो इसके लिए अपने को मॉड लगाना होगा, लगा देंगे मॉड और डिटरमिनेंट। बेसिकली क्या करना होगा, फर्स्ट के ये कंपोनेंट्स रखना होगा, तो ये आएगा 1 2 1, यहाँ से चेक करो। सेकंड का आएगा 0 2 -3, लास्ट का आएगा 1 0 2। जो जैसा है वहां पर रखना, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। और जे यहाँ पे जे मिसिंग था तो जे को 0 किया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दे वरना रॉन्ग हो जाएगा। सो इसमें I के J के K के कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं।
अब इसको एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करते हैं? फर्स्ट को पकड़ो, 1 आया, प्लस का लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, इसको और इसको हटा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। सो 2 और 2 हो जाएगा 4, माइनस 3 और 0 मिलकर के 0 बन जाएगा। फिर इसको लिखना है तो माइनस लगा के लिखेंगे, सेकेंड वाला निगेटिव आता है, जैसे माइनस जे कैप हुआ करता था। ये रो ये कॉलम नहीं होगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 बनेगा, और 3 1 से सप्लाई मल्टीप्लाई होकर के -3 बनेगा, प्लस फाइनली 1 आएगा। अगेन सेम उसका रो कॉलम हटाने का, 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, 2 1 मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ यू सी कि ये कितना जाने वाला है, यहाँ से 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस -6 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन अब चेक करना है, ये 4 बनेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी -6, दिस इज गोइंग टू बी -2। नो, अल्टीमेटली ये जो बच रहा है अपने पास, दैट इज -4। सो इसका जो STP आ रहा है वो -4 आ रहा है। फिर अगर ये -4 अपने पास आता है, कैलकुलेशन आप एक बार रीचेक करो और लेट मी नो इफ देयर इज अ करेक्शन फ्रॉम माय साइड। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सो आप लिखोगे वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/6 ऑफ दिस मॉड ऑफ STP। 1/6 STP का मॉड कितना है? -4 लगाओगे तो दैट टर्न आउट टू बी 2/3। टेक योर कैलकुलेशन एंड दिस आंसर इज, मेरा आंसर जो आ रहा है यहाँ पे 2/3 आ रहा है, आप लोगों ने 1/6 दिया है, कई लोगों का 1/6 आ रहा है, इसका मतलब आपका STP 1 आ रहा होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आप भी। ये 1 2 1 है, यस। 0 1 2 है, -3 था, यस, ये प्रॉपर लिखा गया। ओपन करने के लिए इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 4 आ जाएगा, और इसका इससे 0 हो जाएगा, तो 4 और 0 लिखा गया है, गुड। -2 लगाया गया, परफेक्ट। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, 0 बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, -3 बना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस सर्वाइव करेगा। 1 से ओपन करना था तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, फिर -2 करेंगे, ये सही जा रहा है। देखो क्या ना कि अभी हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया और डिटरमिनेंट में, वो आगे आपको बताया जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इसको सही से यूज करना सीख जाओगे। इसको केयरफुली घर पे एक बार ओपन करो, या फिर आपके पास दूसरा तरीका, एक और तरीका ट्राई करो। क्या होता है STP? इसी STP को हम लोग ऐसे लिखते हैं, A.B×C। तो पहले आप B×C पता करो, फिर A के साथ डॉट करो, वहां से अपने को पता चल जाएगा। सो वी हैव अनदर बेसिक वे जिससे हम इसको पता कर सकते हैं। सो डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B and C जस्ट बाय एक्सपेंडिंग, फिर A से डॉट करो, आपको STP की वैल्यू पता चल जाएगी। सो अगर आपको डिटरमिनेंट बॉदर करता है, फॉरगेट अबाउट इट, simply forget about it. You just go for the cross, then the dot, you can do that. Okay. सो ये आपका आंसर आया नहीं, इसको क्रॉस चेक करना है, और अगर कंसर्न रहता है नेक्स्ट क्लास में बताना है। एक लास्ट पॉइंट है, 1 मिनट लगेगा, जिसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका कोई खास यूज नहीं है अपने लिए अभी, बट नाम ले लेता हूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? अगर अपने पास 3 वेक्टर्स है, A क्रॉस B क्रॉस C करते हो, दोनों में क्रॉस लगाते हो, तो इसको बोलेंगे दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, इस पे जब कभी तीनों को क्रॉस करोगे तो एक ही साथ क्रॉस नहीं कर सकते, पहले 2 को क्रॉस करोगे, फिर एक आंसर आएगा, उसको तीसरे से क्रॉस करना होता है। तो या तो वो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के देगा, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के देगा। सो ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स से ये ब्रैकेट आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा? पहले A और B को क्रॉस करोगे, फिर जो आएगा उसको C के साथ क्रॉस करोगे, एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो आएगा, इसी को हम लोग STP कहेंगे, ये फाइनली एक वेक्टर आएगा, इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, A क्रॉस B का परपेंडिकुलर डायरेक्शन C से परपेंडिकुलर होगा, C से क्रॉस होगा, तो फिर वो AB के प्लेन पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है ये वेक्टर कहाँ पे लाई करता है? तो ये जो वेक्टर आएगा, लाई इन
प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जिनको ब्रैकेट में लिखा जाएगा ना, जिसको आप पहले क्रॉस कर रहे होगा, उसके प्लेन पे लाई करने वाला ये वेक्टर बनता है। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल दिया जाए, सो जिसको ब्रैकेट पे किया गया उस प्लेन पे फाइनली लाई करता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फिर ये जो वेक्टर आएगा सी से क्रॉस हो रहा है, तो फिर ये दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर आया उसके परपेंडिकुलर जाएगा, इसका मतलब प्लेन पर आ जाएगा। हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप क्या करो, इनको क्रॉस कर लो, या फिर आप चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। ये लास्ट फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने बोला ये ए और बी के प्लेन पर है, इसको ए बी वेक्टर बचेगा। तो इसको क्या करना है, पहले इसके साथ डॉट करना है जो दूर वाला है। तो ये बनेगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस, फिर इसके साथ डॉट करना है, तो बनेगा बी डॉट सी ए वेक्टर। सो इसको आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, सी को ए से डॉट करो, बी लगाओ, फिर सी को बी से डॉट करो, ए लगाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। कहाँ से आया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ए बी सी लेकर के लेफ्ट साइड चेक करो, राइट साइड चेक करो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बी और सी आर एस का मतलब किस प्लेन, बी और ए आर एस का मतलब किसके प्लेन पर है, ए और बी के प्लेन पर है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली ये है कि अपने को परफॉर्म करना है। अब ट्रिपल हो या फोर्थ प्रोडक्ट हो, क्या फर्क पड़ता है। सपोज के लिए कोई आपसे बोलता है हमारे पास ए है, क्रॉस बी है, क्रॉस सी है, क्रॉस डी है, क्रॉस और डॉट ई है, बताइए क्या होने वाला है। तो फिर वो कैसा बोलेगा, पहले इन दोनों को क्रॉस करो, फिर इन दोनों को क्रॉस करो, फिर इन दोनों को डॉट करो, फिर बाद में डॉट करो। तो आप पहले इसको क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लो, फिर से क्रॉस कर लो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ डॉट कर लो, चलता रहेगा। सो हायर लेवल के क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट लाइक प्रोडक्ट हम लोग करते थे, उस तरह से चलता रहेगा। जिसका ब्रैकेट होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक वेक्टर आएगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर करते रहेंगे। इसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये एग्जिस्ट करता है। आप देखोगे इसको दो बार क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट करना पड़ेगा, ये डॉट लिखा हुआ है, तो ये जो डॉट करना आसान होता है, तो यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। ओके, आपका टाइम हो गया, आपने लिखा कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। सो लेट मी क्विकली से, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है थ्री वेक्टर्स के बीच में दो क्रॉस लगाना, तो ये फाइनली आंसर वेक्टर आता है। और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा ये किस प्लेन पे लाई करता है, तो जिस ब्रैकेट पे जो लिखे हैं उनके प्लेन पे लाई करता है। और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन इस फॉर्मूले से दिया है। सो अगर ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो जो बाहर वाला है उसको क्रॉस के दूर वाले के साथ डॉट करना होता है पहले, और जो बचा हुआ होता है उसको बाहर एस लिख देते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको पास वाले के साथ डॉट करते हो, और फिर जो बचा हुआ वेक्टर होता है उसको रख देते हो। तो ये स्केलर है, मल्टीप्लाई वेक्टर हो रहा है, जैसे ये 2 बन जाएगा तो 2 भी हो जाएगा, 3 होगा तो 3 भी हो जाएगा, इसी तरह से ए बन जाएगा। सो ये थोड़ा सा हायर लेवल का वेक्टर था, अपने लिए कम यूज आएगा। सो एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। जरूरत पड़ेगा तो अपने नोट से देख करके उसको यूज करने का। इससे पहले जो लर्न किया वो काम का है। आपका टाइम भी हो गया, आपने कुछ लिखा, मैं क्विकली पढ़ लेता हूँ। वी विल हैव टू क्रॉस ए एंड बी, देन देयर रिजल्ट विथ डी। तो जो ब्रैकेट पे होते हैं ना उनको पहले सॉल्व करते हैं। आप मैथ्स कैसे सॉल्व करते हो ना, कि जो ब्रैकेट में लिखा होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर उसके बाहर जो आता है उसको यूज करते हो, फिर उसके बाहर आता है उसको यूज करते हो। एग्जैक्टली सेम थिंग यू नीड टू फॉलो, कि दो वेक्टर्स दिए होंगे तो पहले दो का डॉट होगा या क्रॉस होगा, तो उसको डॉट या क्रॉस करो, फिर जो आए उसको नेक्स्ट के साथ यूज करो, नेक्स्ट के साथ यूज करो, करते रहो। वो आपको आइडिया के लिए पूछेगा नहीं ऐसा, प्लीज लाइकली है। फिर आपने पूछा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइज ऑन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। कैसे लाई करता है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, हालांकि मैंने बोला है और थोड़ा सा समझना टफ है, मैं समझता। आप देखो कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, लेट्स उसका नाम देते हैं डी वेक्टर, ठीक है। ये जो डी वेक्टर होगा, लेट्स से ए वेक्टर हमारा यहाँ पर है और बी वेक्टर इसी प्लेन पर है, तो जो डी वेक्टर आएगा वो किधर जाएगा, तो डी वेक्टर क्या आपको समझ में आता है, डी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाएगा। अब इसका किसी सी वेक्टर के साथ क्रॉस चल रहा है, अब आपको फाइनली क्या निकालना है, डी का सी के साथ क्रॉस निकालना है।
अब आप जानते हो कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, डी के भी परपेंडिकुलर होता है, सी के भी परपेंडिकुलर होता है। डी आपका इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो अगर डी खुद स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और आपको एक वेक्टर चाहिए जो डी के परपेंडिकुलर हो, तो जाहिर सी बात है कि वो वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, इसी प्लेन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ये जो फाइनल आंसर आता है वो उसी प्लेन पे लाई कर रहा होता है जिस प्लेन पर ये बी और ए लाई कर रहे थे। आप उनको स्टेप वाइज समझोगे या फिर जो रिकॉर्डिंग मैंने बोला इसको एक बार फिर से सुनोगे तब कुछ समझेगा, पॉज करके। अगर डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, हाँ वो ब्रैकेट के फॉर्म में देगा, ऑफ कोर्स ओपन करके नहीं देगा। कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा बोल दिया तो गलत है ना, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने बताया नहीं किसको पहले मल्टीप्लाई करना है और फर्क पड़ेगा किसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो वो आपको ब्रैकेट देकर के बोलेगा 100%। Ankit, finally you are saying if we see this formula, we get that it is difference between two STP, so it should be a scalar. No, 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 it's not STP. These number are not STP. आप देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा हुआ है, STP के लिए एक क्रॉस होना जरूरी होता है। ये केवल डॉट है, नंबर है, ये बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा था, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। Observe them carefully. Okay, so that's all for the day. Thank you guys. Next class में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और everybody has to be there. ये जो वेक्टर लास्ट में टफ हुआ है वो हायर लेवल का था इसलिए टफ गया। एक बार पेशेंटली उसको सुनोगे आप तो आपको समझेगा, और इसका यूज फिजिक्स में कम है, मैथ्स में ज्यादा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।